हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर को 103 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले हमने इनकी 100th एनिवर्सरी मनाई थी, 1 सेंचुरी हो चुका है। तो बेसिकली जलियांवाला बाग, अगर किसी को नहीं पता क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, ये जो दिन था 13 अप्रैल 1919, ये सबसे ज़्यादा ब्लैक डे है हमारी पूरी कंट्री की हिस्ट्री में, एंड अभी तक का सबसे डार्केस्ट डे इसको माना जाता है। इस दिन क्या हुआ था, जो जनरल रेगिनाल्ड डायर थे, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के जनरल थे, उन्होंने लोगों को जो कि यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, प्रेयर्स कर रहे थे, पटिशन्स कर रहे थे, इनका यहाँ पर एक पॉलिटिकल सीन चल रहा था, वहाँ पर आकर उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसमें 379 लोगों की हत्या होगी, जो कि निहत्थे थे, इनके पास कोई भी हथियार नहीं था। और काफ़ी ये जो इंसिडेंट था, दिस इंसिडेंट शूक द होल वर्ल्ड। तो इस वजह से जो पूरा नेशन था, नेशन के साथ पूरा वर्ल्ड था, बहुत सदमे में आ गया था और काफ़ी ज़्यादा जनरल डायर के एक्शन को कंडेम भी किया था। इस वजह से ये इंसिडेंट, इस दिन को ब्लैक डे हमारी हिस्ट्री में माना जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर उनके जो 2 लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल जी, उनको रिलीज़ की डिमांड कर रहे थे। इसी टाइम पर जो पब्लिक प्रोसेशंस थी, मीटिंग्स थी, लोगों को इकट्ठा होना बैन कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब लोगों को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो गाँव के लोग थे, विलेजर्स थे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो जनरल डायर थे वो अंदर आए और उन्होंने एंट्री ब्लॉक कर दी, क्योंकि जो पूरा एरिया था, सपोज दिस इज़ द ग्राउंड जलियांवाला बाग, यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट का रास्ता था और कोई रास्ता था ही नहीं। तो इसने पहले ही ब्लॉक कर दिया, तो लोग वहाँ पर फंस गए। कुछ वहाँ पर वेल्स थी, उसके अंदर कूद गए, दीवार टापने लगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों को मार दिया गया। अगर हम ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर 379 लोगों की डेथ हुई, लेकिन अगर हम अनऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो वहाँ पर 1000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की एक दिन में, एक बारी में डेथ हुई थी। तो कितना ज़्यादा सिवियर इंसिडेंट होता है, कितना ज़्यादा सिवियर काम होता है, जहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट है वो शूक कर देता है पूरे वर्ल्ड को। अब इंसिडेंट के बाद देखते हैं क्या काम हुआ था। जो महात्मा गांधी जी थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने कंडेम किया है कि कैसे आप इसको पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक कर सकते हो। और उन्होंने अपना जो टाइटल था, केसर हिंद मेडल एंड ब्रिटिश नाइटहुड था, वो रिनाउंस कर दिया था। कि जो ब्रिटिशर्स ने उनको टाइटल दिए हुए थे वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को वापस कर दिए थे। और जो प्रोटेस्ट था उसके बाद पूरी कंट्री में होने लगे। जो हमारी नेशनल मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब एक साथ होकर काम करने लगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ज़्यादा तेज़ी से काम होने लगा। जनरल डायर थे, उनको काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। इवन जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी इसको कंडेम किया था। इसके बाद हंटन कमीशन रखी गई, जिसका काम था कि कैसे जो जनरल डायर थे उनको ड्यूटी से रिमूव किया जाए और कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करना है पूरे इंसिडेंट को। 1927 को 23 जुलाई को जनरल डायर की डेथ होगी। एंड ये जो इंसिडेंट है, यहाँ पर माना जाता है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से ब्रिटिश रूल ख़त्म होने की शुरुआत हो चुकी थी। अभी तक ब्रिटिश ने कभी भी फॉर्मली अपोलोजाइज नहीं किया, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी फॉर्मली कि हमारी वजह से वो मैसेकर हुआ था। बट 2019 में उन्होंने बोला था कि हमें डीप रिग्रेट है, कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील तो ज़रूर होता है, बट उन्होंने एज सच माफ़ी नहीं मांगी। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से ही ऑलवेज रूल करना चाहते थे, एंड उस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों पर अटैक किया है, उनका फ़ायदा उठाया है, जो कि बहुत गलत था। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। यह बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो रेडी पर लगाते हैं, जो रेडियाँ लगाते हैं, ये आते हैं अंदर आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम के अंडर। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है स्वनिधि से समृद्धि को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को 126 सिटीज़ में लगाया जाएगा। इसके बाद जब कोविड पेंडेमिक चैलेंजेस हुए 2020-2021 में, जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल रहा है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए, कि कैसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हमें लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि कोविड के बाद से इनकी जो फैमिलीज़ है काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ गई, खाने पीने के दिक्कत होने लगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, ताकि जो वेंडर्स हैं उनको फ़ायदा मिले और वो अपना घर बार अच्छे से चला सकें।
4 जनवरी 2021 को फ़ेज़ 1 लॉन्च किया गया है, जहां पर इसको 125 सिटीज़ में लॉन्च किया गया। पहले फेज़ में 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स थे और उनकी फैमिलीज़ को कवर किया गया है। स्कीम ने सैंक्शन किया है 22.5 लाख जो कि एक्सटेंड किए गए हैं, अलॉन्ग विद 16 लाख इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। पेंशन बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे 2.7 लाख को, जो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंडर आते हैं। फेज़ 2 देखते हैं प्रोग्राम का। जो फेज़ 1 है, आफ्टर द सक्सेस ऑफ फेज़ 1, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर ने बोला है कि एडिशनल 126 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे एंड 28 स्ट्रीट लैंड वेंडर्स को कवर करने की बात हो रही है। ऑल्सो जो मिनिस्ट्री उन्होंने टारगेट किया है टू प्रोवाइड 20 लाख स्कीम सेंक्शंस फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में। अब पीएम स्वभाव निधि के बारे में देखते हैं। इसको लॉन्च किया गया है 2020 में, जब कोविड आया था। एंड इस स्कीम में अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो उसके लिए उनको लोन दिया गया है। और ये जो स्कीम है ये सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं है, बल्कि उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को भी टारगेट करती है। यहाँ पर 10,000 रुपये का भी उनको वर्किंग कैपिटल लोन का रिजम्पशन दिया जाएगा, जो कि कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुआ था। तो गवर्नमेंट कितने सारे काम करते हैं, कितनी सारी स्कीम्स लेकर आती हैं, जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो रिच हो, हर एक सेक्शन का ध्यान रख रही है एंड सबको उनके अकॉर्डिंग स्कीम्स प्रोवाइड करती है ताकि दे कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट इज सोशल प्रोफाइलिंग ऑफ पीएम स्वभाव निधि बेनिफिशरी। तो अगर हम उनकी प्रोफाइलिंग की बात करें तो ये फैमिलीज़ का जो सर्वे है वो कंडक्ट किया जाता है एंड ये उनकी एलिजिबिलिटी भी देखता है। हमारी जो 8 स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, जैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वन राशन कार्ड स्कीम। तो ये 8 स्कीम्स ऐसी है जहाँ पर वो कवर किए जा रहे हैं। उनके एक्सेसिबिलिटीज़ को देखा जाता है, उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड देखा जाता है, उसके बेसिस पर ही उनकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर कौन सा स्ट्रीट वेंडर विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। Now, next is about India-US Education and Skill Development Working Group. तो जो इंडिया एंड यूएस है उन्होंने प्लान किया है कि वो अपना कॉपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। किस फील्ड में? एजुकेशन की फील्ड में एंड स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल मोबिलिटी दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ताकि जो पीपल टू पीपल लिंकेजेस हैं दोनों नेशंस के बीच में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और दोनों ही प्रोग्रेसिव होते नजर आए। इसके साथ कोऑपरेशन प्लान्स की भी बात करें, जहाँ पर हम न्यू इंडिया यूएस एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप को बनाएंगे, जो कि हेल्प करेगा दोनों कंट्री के रिलेशन को रेजुवनेट करने में। फुल ब्राइट नेहरूज प्रोग्राम भी कंट्रीब्यूट करेगा इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में। और जो रोल प्ले करते हैं हमारे 4 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन अमेरिकन, वो भी इंडिया और यूएस के टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। अब देखते हैं कि फुल ब्राइट नेहरू प्रोग्राम क्या था। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम डिज़ाइन किया था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो परसू कर रहे हैं मास्टर डिग्री कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में एंड कॉलेजेस में, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, जनरल स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है, डिग्री प्रोग्राम कर रहा है, एमए प्रोग्राम कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, उसमें ये प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। और जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपनी यूएस डिग्री बैचलर से इक्विवेलेंट कोई डिग्री हासिल की है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल किया है या फिर उनके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, उनको तभी कंसीडर किया जाएगा। और जो फेलोशिप्स हैं, ये जो स्कॉलरशिप है, ये 1 से 2 साल के लिए दी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो फुल ब्राइट नेहरू प्रोग्राम है वो काम कर रहा है, जहाँ पर हम दोनों नेशंस के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। और हमारा मेन एम यही रहता है कि दोनों ही नेशंस के रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, जहाँ पर जो एसेट मोनेटाइजेशन बताया गया है ऑफ 96,000 करोड़ वो कंप्लीट कर लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एंड उन्होंने 88,000 करोड़ का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने टारगेट सेट किया है 1.62 ट्रिलियन का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो यहाँ पर ये टारगेट दिया गया है जिसको अभी अचीव करना है। एंड उनका जो टारगेट था जो ऑलरेडी सेट था वो ऑलरेडी पास हो चुका है। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 के टारगेट्स की बात करें, जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी पाइपलाइन है उनके पास एसेट्स की जो कि 1.6 बिलियन ट्रिलियन है एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में है। एंड ये जो स्कीम है ये
कौन रिव्यू कर रहा है, ये कर रहे हैं हमारे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज निर्मला सीतारमण। अब देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर रही है पाइपलाइन को। जो पाइपलाइन है जो मोनेटाइज कर रहे हैं वो कर रही है नीति आयोग, एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है कि एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को कौन देखभाल कर रहा है या कौन प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग है इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। अगर मोनेटाइजेशन है, यहाँ पर काफ़ी सारी दूसरी मिनिस्ट्रीज भी हैं, जैसे पावर, रोड, कोल, माइनिंग मिनिस्ट्रीज जो कि इनोवेटिव मॉडल्स पर काम कर रही हैं, टोल ऑपरेट ट्रांसफर कर रही हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कर रही हैं। तो इस तरीके से ये काम कर रही हैं। अगर हम इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज की बात करें तो उनका देखते हैं कि उन्होंने कितना मोनेटाइजेशन किया है। यहाँ पर डाटा है दैट इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि नीति आयोग इज ऑर्गेनाइजेशन जो ये देख रेख कर रही है और मोनेटाइजेशन का काम कर रही है। यहाँ पर बताया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कितना किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, रेल्स, हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन सब ने कैसे काम किया है। अगर देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मोनेटाइज नहीं किया जाता। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बेच नहीं सकते, जिनको बेच कर हम पैसे नहीं कमा सकते, एंड वो प्रोजेक्ट्स हैं स्टेडियम्स, एयरपोर्ट्स, हिल ट्रेन्स, जिनको मोनेटाइज नहीं किया जा गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अब गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को, जिसको अब हम 22 में मोनेटाइज नहीं कर पाए, तो उसको 2023 में हम मोनेटाइज कर दें। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग काम करती है, नीति आयोग देख रेख कर रही है, ताकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछे उसमें आप कंफ्यूज ना हो, एंड यू शुड हैव द डायरेक्ट आंसर टू इट। एंड वो आंसर तभी याद रहेगा आपको अगर आप बार बार रिवाइज करते रहोगे। प्रीलिम्स आ रहा है, अपनी प्रिपरेशन मजबूत रखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और खूब मेहनत करिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना मत भूलिए, तो हम आपके डाउट्स को दूर करेंगे। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड देखते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।